हेलो स्टूडेंट्स, टैक्सेशन लॉ की क्लास में आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, अर्थात प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। सबसे पहले हम लोग बच्चों जानेंगे कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, यानी कि प्रत्यक्ष कर किसे कहा जाता है। अ डायरेक्ट टैक्स इज अ काइंड ऑफ अ चार्ज विच इज़ इम्पोज डायरेक्टली ऑन द टैक्स पेयर। तो डायरेक्ट टैक्स हम किसे कहेंगे? जो कि सीधे करदाता पर इम्पोज किया जाता है, जो सीधे करदाता पर लगाया जाता है। जनरल लैंग्वेज में जैसे मैंने यहाँ लिख दिया है, डायरेक्ट टैक्स इज़ अ काइंड ऑफ चार्ज। प्रत्यक्ष कर क्या है? एक ऐसा शुल्क है जो सीधे करदाता पर ही लगाया जाएगा, यानी कि जिस टैक्स को पे करने की जो लायबिलिटी होगी वो सीधी सीधी किसकी होगी? टैक्स पेयर की। ओके, ठीक है। जो तो टैक्स पे ही होगा उसी के ऊपर डायरेक्ट उसको इम्पोज किया जाएगा। इट इज़ पे डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट। अब ये टैक्स पे डायरेक्टली किसको पे करेगा? टैक्स गवर्नमेंट को। ओके, ये सरकार को पे करेगा बाय द पर्सन, जूरिस्टिक और नेचुरल। अब इट इज़ पे डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट। डायरेक्ट टैक्स कैसा टैक्स है? जो डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे किया जाता है उस व्यक्ति के द्वारा। व्यक्ति कौन? चाहे वो जूरिस्टिक हो या नेचुरल हो। हम लोगों ने लास्ट जो क्लासेस थी हमारी, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द डेफिनेशन ऑफ पर्सन, है ना बच्चों। ऑन वूम इट इज़ इम्पोज्ड, मतलब बाय द पर्सन, जो उस व्यक्ति के द्वारा दिया जाएगा जिसके ऊपर की यह इम्पोज, मतलब जिसके ऊपर की यह दायित्व डाला जाता है। ठीक है, तो यहाँ मैंने आपको हिंदी में भी लिख दिया है आपकी सुविधा के लिए। जिस व्यक्ति पर यह कर अधिरोपित किया गया है उसी व्यक्ति द्वारा इसे सरकार को चुकाना पड़ता है, किसी और द्वारा नहीं। अ डायरेक्ट टैक्स इज वन दैट कैन नॉट बी शिफ्टेड बाय द टैक्स पेयर टू समवन एल्स। मतलब करदाता द्वारा अपने प्रत्यक्ष कर का दायित्व किसी अन्य पर नहीं डाला जा सकता। टैक्स जो आपका टैक्स पे है उस व्यक्ति को ही गवर्नमेंट को टैक्स देना है, वो अपना दायित्व किसी और पर शिफ्ट नहीं कर सकता। वो ये नहीं कह सकता कि मेरी तरफ से तुम टैक्स पे कर दो। नो। द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डायरेक्ट टैक्स इज इनकम टैक्स। अगर हम एक बहुत अच्छे उदाहरण की बात करते हैं कि डायरेक्ट टैक्स का एक उदाहरण क्या हो सकता है, तो वो हो सकता है इनकम टैक्स, आयकर। तो जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं ना अभी, वो क्या है? डायरेक्ट टैक्स है। क्लियर? अब यहाँ मैंने आप लोगों की सुविधा की दृष्टि से टैक्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट इज डायरेक्ट टैक्स एंड सेकंड इज इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स यानी कि प्रत्यक्ष कर। अब डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है कि टू पार्टीज होती है, दो पक्षकार होते हैं। एक तो होता है टैक्स पेयर और दूसरी होती है गवर्नमेंट। जैसा हमने पिछले उदाहरण में देखा था, ये मिस्टर ए है। मिस्टर ए के ऊपर टैक्स लायबिलिटी है कि उनकी जो प्रीवियस ईयर है उसकी इनकम है उसके ऊपर उनका टैक्स बना है, मान लीजिए एक बार 5000 रुपीज़। तो ये 5000 रुपीज़ मिस्टर ए किसको पे करेंगे? इनकम टैक्स है ना, ध्यान रखिएगा। उनको सैलरी से इनकम हुई है तो उनके ऊपर इनकम टैक्स लगेगा, और वो इनकम टैक्स ए किसको पे करेंगे? 5000 रुपये का गवर्नमेंट को। तो यहाँ पर ये डायरेक्ट टैक्स की दो पार्टीज हो गई बेटा। फर्स्ट पार्टी तो कौन हुई? मिस्टर ए, एंड सेकेंड पार्टी इज गवर्नमेंट। सिंपल, ठीक है। अच्छा, दूसरा हम देखते हैं कि डायरेक्ट टैक्स से संबंधित जितने भी मामले होते हैं उनको रेगुलेट कौन करता है? दीज आर रेगुलेटेड बाय सीबीडीटी। सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। एक बार पहले भी मैं क्लास में इसके बारे में आपको बता चुकी हूँ। इसका अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं डायरेक्ट टैक्स का, तो देर आर वेरियस एग्जाम्पल्स लाइक इनकम टैक्स है, वेल्थ टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स है, टोल टैक्स है, गिफ्ट टैक्स है। ये सभी किस में आते हैं? डायरेक्ट टैक्स पर। मतलब ये उसी व्यक्ति को देने होते हैं जिस व्यक्ति के ऊपर ये इम्पोज किए जाते हैं। क्लियर? नाउ इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर में कितनी पार्टीज हो गई? 3 पार्टीज। कौन कौन हो गया? फर्स्ट इज टैक्स पेयर और कस्टमर। पहला तो कौन हुआ? टैक्स पेयर और कस्टमर। दूसरा हुआ इंटरमीडियरी और तीसरी हुई गवर्नमेंट। पहला तो हुआ आपका टैक्स पे, दूसरा हुआ आपका इंटरमीडियरी और तीसरी हुई आपकी गवर्नमेंट। ठीक है। रेगुलेट बाय सीबीआईसी। इससे संबंधित जितनी भी बातें हैं उन सबको कौन रेगुलेट करता है? सीबीआईसी। जबकि यहाँ कौन था? सीबीडीटी। सीबीआईसी मीन्स सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। ओके, तो यहाँ पर 3 पार्टीज हुई। कहने का मतलब है जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, ठीक है। अब रेस्टोरेंट में आपके बिल के साथ में क्या जुड़कर आ रहा है? जीएसटी जुड़कर आ रहा है। वो क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स का एक उदाहरण। तो आपसे वो रेस्टोरेंट क्या कौन हुआ प्राप्त करने वाला? इंटरमीडियरी। और आप कौन हुए? कस्टमर। जो आप टैक्स पे ही हैं वो हुए, और अब वो आपसे जीएसटी वसूल करके किसको दे रहा है? गवर्नमेंट को। तो इस तरह से इनडायरेक्ट टैक्स में 1, 2 और 3, इस तरह से ये 3 पार्टीज हुई। क्लियर? अब हम इसको थोड़ा एक्सप्लेनेशन कर लेती हूँ मैं इसका, इनडायरेक्ट टैक्स का।
Indirect tax. Indirect taxes are those taxes the incidence of which falls on one person but their burden falls on the other. अप्रत्यक्ष कर वह कर है जिसे भुगतान करने का दायित्व किसी दूसरे व्यक्ति का होता है परंतु जिसका भार कोई अन्य व्यक्ति वहन करता है। जैसे हमने अभी लास्ट उदाहरण में देखा ना, भुगतान करने का दायित्व किसका था? रेस्टोरेंट वाले का, इंटरमीडियरी का। जैसे हम कोई सामान खरीदने गए ग्रोसरी शॉप पर तो हमसे जो जीएसटी वस्तु पर वसूला जा रहा है तो उसको भुगतान तो कौन करेगा? वो शॉपकीपर, गवर्नमेंट को। लेकिन उसको वहन करने का उसका जो भार है, मतलब लिया किससे जा रहा है वो व्यक्ति? किससे? किसी अन्य व्यक्ति से, मतलब कस्टमर से। समझ में आ गई बात? इस तरह से 3 पार्टीज होती हैं यहाँ पर। एन इनडायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स, और इसे देखिए, इसे क्लियर कर लेते हैं यहाँ से। एन इनडायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स लिवाइड बाय द गवर्नमेंट। किसके द्वारा लिवाइड किया जाता है? गवर्नमेंट के द्वारा। एंड कलेक्टेड बाय एन इंटरमीडियरी सच एज रिटेल स्टोर्स, और कलेक्ट कौन कर रहा है? उसको इंटरमीडियरी कलेक्ट कर रहे हैं, जो बीच के लोग होते हैं, मध्यस्थ कलेक्ट कर रहे हैं। फ्रॉम द पर्सन, उस व्यक्ति से, हु बियर्स द अल्टीमेट बर्डन ऑफ द टैक्स, जिसके ऊपर जो है वो टैक्स चुकाने का अंततः दायित्व या अंततः भार है, अंतिम भार उसके ऊपर हुआ। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर हो गई ये 3 पार्टीज। यहाँ तक क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? इसका कुछ अगर हम एग्जांपल्स देखते हैं तो बहुत सारे एग्जांपल्स है, जैसे एक्साइज ड्यूटी है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ड्यूटी है, सेल्स टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स है, पैसेंजर टैक्स है, मोटर व्हीकल टैक्स, वैट, सेल्स टैक्स एक्सेट्रा। लेकिन वर्तमान में इन सभी टैक्सेस को जीएसटी ने रिप्लेस कर दिया है। इन सभी की जगह एक ही कर लगता है और वो है हमारा जीएसटी। सो जीएसटी इज अ काइंड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। अब एक अप्रत्यक्ष कर, मैंने यहाँ समझाने के लिए और लिख दिया है कि एक अप्रत्यक्ष कर सरकार द्वारा लगाए जाने वाला कर है और इसे एक मध्यस्थ द्वारा उस व्यक्ति से एकत्र किया जाता है जो कर का अंतिम भार वहन करता है, यानी कि कंज्यूमर। फिर यहाँ मैंने इसको डिफरेंस बता दिया है दोनों में, आपको इसको लिखकर। जैसे कुछ इसमें डिफरेंसेस हम लोग पढ़ते हैं, मेनली 4 डिफरेंसेस इसमें हैं। जैसे फर्स्ट है सर्टेनिटी, निश्चितता। डायरेक्ट टैक्स में दीज आर सर्टेन इन नेचर एज द टैक्स payee knows what exactly he has to pay to द अथॉरिटी। यानी कि डायरेक्ट टैक्स में निश्चित होता है, व्यक्ति को पता होता है कि मुझे कितना टैक्स देना है, मतलब सर्टेनिटी होती है, निश्चितता होती है कि कितना अमाउंट उसको पे करना है। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स में दीज आर अनसर्टेन इन नेचर, ये अनिश्चित होते हैं प्रकृति में। हाउ मच रेवेन्यू दे में कलेक्ट इज नॉट सर्टेन, मीन्स हमने तो दे दिया, मान लीजिए दुकान वाले को या बीच वाला जो इंटरमीडियरी है हमने उसको दे दिया, लेकिन अब वो कितना पे करेगा सरकार को जीएसटी या इनडायरेक्ट टैक्स, वो हम नहीं जानते। तो इस तरह से डायरेक्ट टैक्स तो प्रकृति में निश्चित होते हैं, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो अनिश्चित होते हैं। सॉरी। नाउ सेकेंड डिफरेंस की बात करते हैं हम लोग, इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी मीन्स फ्लेक्सिबिलिटी एक्चुअल में। ठीक है, तो डायरेक्ट टैक्स की हम बात करें तो दे आर इलास्टिक इन नेचर। डायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं वो नेचर में कैसे होते हैं? फ्लेक्सिबल होते हैं, लचीले होते हैं, क्योंकि देखिए स्लैब जो है वो चेंज होती रहती है। हर वित्त वर्ष में जो फाइनेंस एक्ट आता है आपका, उसके द्वारा चेंज होती रहती है, तो ये ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो इसलिए क्या है, डायरेक्ट टैक्स कैसे हैं आपके? इलास्टिक इन नेचर। इसके अलावा जो अप्रत्यक्ष कर है जीएसटी है, वो एक लंबी अवधि तक, एक पार्टिकुलर टाइम पीरियड तक वो लगभग एक जैसे रहते हैं, इसलिए इनका नेचर जो है वो इन इलास्टिक यानी कि थोड़ा कठोर माना जाता है। फिर हम बात करें अगर इफेक्ट ऑन प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन पर प्रभाव की, तो डायरेक्ट टैक्सेस आर नॉट अफेक्ट प्रोडक्शन डायरेक्टली। प्रत्यक्ष कर जो है वो उत्पादन के ऊपर डायरेक्टली प्रभाव नहीं डालते हैं, जबकि जो अप्रत्यक्ष कर है वो उत्पादन पर प्रभाव डालते हैं। क्यों डालते हैं? क्योंकि ये वस्तुओं से संबंधित होते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज पर लगाए जाते हैं। समझ में आई बात? फिर बात करें अगर हम लोग अडॉप्शन यानी कि अपनाए जाने की, तो इन आवर कंट्री डायरेक्ट टैक्सेस आर अडॉप्टेड टू ए स्मॉलर एक्सटेंट। स्मॉलर एक्सटेंट मतलब लघु क्षेत्र में इनका डायरेक्ट टैक्स का जो स्कोप है जो अपनाए जाते हैं वो बहुत ही सीमित एरिया में अपनाए जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो व्यक्ति कमा रहा है वही डायरेक्ट टैक्स पे करेगा। समझ में आई बात? भाई डायरेक्ट टैक्स किस पर इम्पोज करोगे? जिसकी कोई इनकम हुई है, अगर हम इनकम टैक्स की बात करते हैं। ठीक है, तो हमारे देश में प्रत्यक्ष करों को कुछ हद तक ही अपनाया गया है। बहुत इनका जो अगर हम कंपैरिजन करते हैं डायरेक्ट टैक्स का इनडायरेक्ट टैक्स से, तो डायरेक्ट टैक्स जो है वो एक लघु क्षेत्र में अपनाया जाता है, यानी कि जो व्यक्ति कमाएगा केवल वही कर देगा, उस पर ही डायरेक्ट टैक्स लगाया जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें इनकी इनडायरेक्ट टैक्सेस की, तो दीज टैक्सेस आर अडॉप्टेड टू अ ग्रेटर एक्सटेंट, यानी कि इनको विस्तृत क्षेत्र में अपनाया गया है, इनका स्कोप ज़्यादा वाइड है। क्यों वाइड है? क्यों? देखिए अब हम यहाँ एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ इसे बहुत अच्छे तरीके से,
देखिए हम बात करते हैं इनके स्कोप की। क्लियर नाउ देखिए, अब मान लीजिए यहाँ पर देना है डायरेक्ट टैक्स, जैसे इनकम टैक्स, जो डायरेक्ट टैक्स है इनकम टैक्स देना है। ये है मिस्टर ए और ये है मिस्टर बी। मिस्टर ए की जो कमाई होती है, आराम से ये जॉब कर रहे हैं, इनको सैलरी भी मिलती है, कुछ इनकी इनकम हाउस प्रॉपर्टी से भी हो जाती है, तो इनकी जो टोटल इनकम है उसके ऊपर क्या लगेगा, टैक्स। जबकि बी जो है वो बिल्कुल भी ना, इसकी कोई कमाई नहीं होती है कहीं से भी, तो क्या ये बी इनकम टैक्स पे करेगा, नो। यहाँ तक समझ में आई बात। तो ये क्या है, डायरेक्ट टैक्स का स्कोप कैसा हुआ, स्मॉलर हुआ। जबकि अगर हम बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स की, तो देखिए ये जो हमारे पिछले उदाहरण में मिस्टर ए और मिस्टर बी थे, ए तो इनकम टैक्स दे रहे थे, बी नहीं दे रहे थे। लेकिन अगर ए जो है वो कहीं किसी शॉप पर कुछ खरीदने गए हैं, तो उस खरीदने के पैने की जो एमआरपी है उसमें क्या शामिल है, जीएसटी, तो वो पे करेंगे। ऐसे ही बी खरीदने गया है तो वो भी वही सेम एमआरपी, अगर वही सामान, वो वही चीज़, वही गुड्स वो परचेज कर रहा है, तो वही बी भी खरीदेगा और बी भी जो है वो उसके बदले में उतने ही पैसे चुकाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ए है, वो 500 रुपीज़ की कोई चीज़ खरीद के लाते हैं और बी भी 500 रुपीज़ की वही चीज़ खरीदते हैं। क्लियर। तो बी ये तो नहीं कह सकता ना कि मुझे कम की दीजिए, मेरा जीएसटी माइनस करके दीजिए क्योंकि मैं जॉब नहीं करता हूँ, समझ में, या फिर मैं जो है वो इनकम टैक्स पे नहीं करता हूँ, मेरी कोई इनकम नहीं है, ऐसा नहीं होता ना। तो इस तरह से इनडायरेक्ट टैक्स तो हर व्यक्ति को चुकाना पड़ता है, समझ में आई बात। तो इस तरह से इनडायरेक्ट टैक्स का जो स्कोप है वो कैसा है, वाइड कंपैरिजन देन द डायरेक्ट टैक्स। ओके, उसके कंपैरिजन में इसका जो क्षेत्र है, स्कोप है, वो वाइड है। क्लियर। फिर यहाँ मैंने आपको मेरिट्स और डिमेरिट्स बता दी है। मेरिट्स ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस की अगर हम लोग बात करें तो इकोनॉमी के लिए भी ठीक, इकोनॉमिकली भी ये ठीक रहते हैं, यानी कि इनके जो लाभ है डायरेक्ट टैक्सेस के वो इकोनॉमिकली भी ठीक है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जैसे मान लीजिए जो छोटी इनकम के लिए जो मतलब जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क जो करते हैं, जो ऑफिसर्स लगाए जाते हैं डायरेक्ट टैक्सेस में, ठीक है, तो वो अगर एक इनकम के लिए कलेक्ट करते हैं, तो अगर व्यक्ति की ज़्यादा इनकम होती है तो वही लोग एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से इकोनॉमिकली भी ठीक रहते हैं। फिर बात करें सर्टेनिटी की, तो डायरेक्ट टैक्सेस निश्चित होते हैं, हम बात करके आ चुके हैं इसके बारे में। इक्विटी होती है, यानी कि जो जितना कमाता है उस पर उतना ही टैक्स लगता है। जैसे कि ए और बी दोनों की इनकम अगर 10-10 लाख रुपए है तो दोनों पे समान स्लैब के हिसाब से टैक्स लगेगा, ठीक है। फिर रिडक्शन इन इनइक्वलिटीज़ की बात करें तो यह असमानता की खाई को पाटने वाला कहा जाता है डायरेक्ट टैक्स को। क्यों, क्योंकि अगर जिस व्यक्ति की कम इनकम है, जैसे मान लीजिए 2.5 लाख रुपए से कम है तो उसको छूट है स्लैब में, या 2.5 लाख से 5 लाख के बीच है तो उस पर 5% है, 5 से 10 लाख के बीच के ऊपर है तो उसके ऊपर ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है रेट। तो इस तरह से ये जो है, अगर कोई व्यक्ति गरीब है जिसने कि या पुअर पर्सन है जिसकी इनकम ज़्यादा नहीं है तो उस पर टैक्स भी उस हिसाब से लगता है, ठीक है ना। जबकि जो रिच पर्सन है उस पर ज़्यादा लगता है। तो इस तरह से जो है वो ये क्या है, प्रोग्रेसिव टैक्स है जैसे, और अपने आप में इनइक्वलिटीज़ को ये, यानी कि जो असमानता की खाई है उसको पाटता है। फिर हम बात करें इलास्टिसिटी की, यानी कि इसके फ्लेक्सिबल होने की, ये चेंज होता रहता है हर बार जब भी नया बजट सत्र आता है, फाइनेंस एक्ट पेश किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग स्लैब चेंज होती रहती है, तो ये लचीला तो है ही है। फिर इसके बाद सिविल कॉन्शियसनेस, देखिए जहाँ पर लोग अपने आप, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स क्या कर रहे हैं, लोग खुद से पे कर रहे हैं, उनको पता है कि मैंने इस साल 20,000 रुपये का टैक्स दिया है, मान लीजिए एग्जाम्पल है ना, तो उनको जानने की, नागरिकों को इस बात की जानने की उत्सुकता रहती है कि सरकार मेरे द्वारा प्राप्त टैक्स को किन किन इन्वेस्टमेंट्स में लगा रही है, क्या क्या योजनाओं में लगाया जा रहा है। तो नागरिक चेतना, यानी कि लोग जो है इसके प्रति कॉन्शियस रहते हैं, क्लियर, और सोच समझ के टैक्स देते हैं। भाई इतना टैक्स बन रहा है, मुझे यहाँ करना है, मुझे इस तरह से यूज़ लेना है, ठीक है। फिर अब बात करते हैं डीमेरिट्स ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के बारे में। अगर हम डायरेक्ट टैक्सेस की हानियों के बारे में बात करें तो वैसे तो ये ज़्यादा है नहीं, लेकिन फिर भी हम इसको पढ़ने की दृष्टि से आपको ये देखें। अनपॉपुलर, कि भाई क्यों अनपॉपुलर, इसलिए कहेंगे कि भाई वही लोग देते हैं जिनकी इनकम होती है, बाकी सभी नहीं देते। इनकन्वीनियंस, असुविधा, कभी कभी लोगों को असुविधा और इनकन्वीनियंस तो होती है ना कि भाई हमने जो कमाया है हम उसमें से सरकार को भी दे रहे हैं, तो थोड़ी बहुत असुविधा लगती है लोगों को। फिर पॉसिबिलिटी ऑफ इनजस्टिस, अन्याय की संभावना भी हो सकती है, ठीक है। अन्याय की पॉसिबिलिटी ऑफ इनजस्टिस इन द सेंस कि अन्याय की संभावना मतलब जैसे किसी व्यक्ति से कोई अपने ज़्यादा ले लिया,
गलती से, और जिससे कि कम लेना चाहिए था और जिससे कम लेना चाहिए था उससे ज़्यादा ले लिया, तो कभी कभी कैलकुलेशन में भी प्रॉब्लम्स हो सकती है। देन पॉसिबिलिटी ऑफ इवेशन, चोरी की संभावना, लोग जो है वो टैक्स चोरी करने के ज़्यादा इसमें चांसेस रहते हैं। कई लोग टैक्स देते नहीं है, जितना देना चाहिए उससे कम देते हैं या बिल्कुल नहीं देते, तो ये भी पॉसिबिलिटीज़ में इवेशन की होती है। फिर एग्जेम्पशन ऑफ लो इनकम ग्रुप, निम्न आय वर्ग को छूट है। हालांकि हम इसको डायरेक्ट टैक्स की डिमेरिट भी नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी ये है कि यहाँ पर जो है निम्न आय वर्गों को छूट है, जो मतलब उनको शामिल नहीं किया गया है यहाँ पर डायरेक्ट टैक्सेस में, ठीक है ना। उनको कुछ हद तक छूट रहती है कि आप अपने, जैसे फॉर एग्जांपल 2.5 लाख से कम कमाते हो तो आपको ज़रूरत नहीं है टैक्स पे करने की, इस तरह से, तो वो इसके दायरे से बाहर है। देन मेरिट्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस की अगर हम लोग बात करें अप्रत्यक्ष करों के लाभों के बारे में, तो ये कन्वीनियंट है क्योंकि लोगों को पता नहीं है ना कि मैंने चुका दिया। फॉर एग्जांपल आप कोई सामान खरीदने गए हो बाहर मार्केट से, आपको पता नहीं है कि उसमें कितना जीएसटी जुड़ा हुआ है। आपको ये लगा कि हाँ वो चीज़ 100 रुपये की है और मैं उसको 100 रुपये पे करके आ गया। अब उस 100 रुपये में भले ही 5 रुपये जीएसटी लगी हो या 5 रुपये इनडायरेक्ट टैक्स के हो, उससे आपको कोई मतलब नहीं। आपकी कन्वेंस किस में रही है, आपकी सुविधा किस में, कि उसने 100 रुपीज़ MRP लिखी और मैंने 100 रुपीज़ चुका दी, तो वो ज़्यादा ईजी होता है, ठीक है, बजाय कि पता होने के। डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है कि हमें पता होता है कि वो मैंने तो साल के मान लीजिए 10 लाख रुपए कमाए हैं और इसमें से अब मुझे जो है सरकार को 50,000 रुपये टैक्स देना है, ठीक है। तो ये ज़्यादा डायरेक्ट टैक्स ज़्यादा इनकन्वीनियंट रहता है, ठीक है। फिर बात आती है कि डिफ़िकल्ट टू एवेड, बचाना मुश्किल होता है, नहीं बचा सकते। डायरेक्ट टैक्स तो फिर भी बचाया जा सकता है, जैसे किन्हीं योजनाओं में लगाकर, जैसे PPF अकाउंट में लगा दिया, LIC में लगा दिया, ऐसे बहुत छूटें हमें प्राप्त हो सकती है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में छूट प्राप्त नहीं होती है। इनलास्टिक यानी कि लचीला ये नहीं होता है, कठोर होता है, काफ़ी पर्टिकुलर टाइम तक जो है वो एक जैसा रहता है। इक्विटेबल, सभी के लिए समान है, चाहे व्यक्ति कमा रहा है, उसकी इनकम हो रही नहीं हो रही, सबको देना पड़ेगा। प्रोडक्टिव, ये हमने पहले भी पढ़ा था कि इनडायरेक्ट टैक्स का जो है प्रोडक्शन पर सीधा सीधा असर पड़ता है। वाइड कवरेज, सभी को देना पड़ता है, इसलिए इसका स्कोप कैसा है, वाइड है। सोशल वेलफेयर, सरकार जो GST या इनडायरेक्ट टैक्स के थ्रू कमाती है वो सोशल वेलफेयर के लिए यूज़ में लेती है। कैन बी प्रोग्रेसिव यानी कि प्रगतिशील है। इसके बाद में हम बात करें अगर इसकी डीमेरिट्स की, तो डीमेरिट्स में हम कह सकते हैं जो ये कैन बी प्रोग्रेसिव का मतलब ये हुआ कि कभी कभी ये प्रगतिशील भी हो सकता है ना। फिर इसकी डीमेरिट जो हुई वो है प्रतिगामी यानी कि रिग्रेसिव है, ठीक है, ये प्रतिगामी है। सेकंड है इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट यानी कि इकोनॉमिकली भी ये ठीक नहीं है। ये इसलिए ठीक नहीं है कि भैया अलग अलग GST जो कि अलग अलग इनडायरेक्ट टैक्सेस जो अलग अलग फ्रेम में लिए जाते हैं, तो उसके लिए क्या होता है कि उनको संभालने के लिए भी एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ चाहिए होता है, ऑफिसर्स चाहिए हैं, तो वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट डायरेक्ट टैक्स के कंपैरिजन में यहाँ पर ज़्यादा आती है इनडायरेक्ट टैक्स की, क्योंकि इसका स्कोप भी वाइड है, तो बड़े एरिया से इसको कलेक्ट किया जाता है। फिर रिडक्शन इन सेविंग्स कर नहीं सकते, जबकि डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, लोग क्या करते हैं, जैसे इनकम टैक्स बचाने के लिए क्या करेंगे कि PPF अकाउंट में पैसा डाल देंगे, LIC में डाल देंगे, या कोई और इन्वेस्टमेंट किसी म्यूचुअल फंड जो टैक्स फ्री हो उसमें कर देंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से टैक्स बचाया जा सकता है डायरेक्ट टैक्स में, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स में सेविंग्स नहीं होती है ना। फिर अनसर्टेनिटी हमने देख ली, अनिश्चित होते हैं, क्या पता कितने देने हैं, हमें थोड़ी ना पता होता है कि किसी वस्तु में कितना इंक्लूड है, या फिर जो इंटरमीडियरी है वो गवर्नमेंट को कितना पे करेगा। एंड नो सिविल कॉन्शियसनेस, यहाँ पर लोग अपनी चेतना लगा नहीं सकते, क्यों, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता कि सरकार ने जो इनडायरेक्ट टैक्स कितना वसूल किया है और किन किन योजनाओं में लगाया है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आज की हमारी क्लास जो हमने देखी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर, यही कंप्लीट होती है। आप सभी लोगों को समझ में आया होगा, और इसके अलावा हम लोग जो है अगली क्लास में अब मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।